रूप में काय चिकित्सा विषयक संग्रह ग्रंथ है ये, ठीक है। योग रत्नाकर जो है तुम्हारा काय चिकित्सा के अंदर ही आता है। इसमें 2 पॉइंट छोड़ के ये देखना, रसायन दे रखा है, रसायन और वाजीकरण का वर्णन ग्रंथ के अंत में किया गया है, ठीक है। और जो हम चरक है, चरक में हम रसायन वाजीकरण का शुरुआत में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसमें भी ये बोलना है कि पहले वाजीकरण का किया है, उसके बाद रसायन का वर्णन किया गया है। फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट में आता है ग्रंथ के अंतिम अध्याय में रोगानुसार अनुपान का विस्तार से वर्णन मिलता है, ठीक है। जो ग्रंथ है, मतलब जो योग रत्नाकर ग्रंथ है, इसके अंतिम अध्याय जो है, इसमें अनुपानों का वर्णन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे पारद सेवन से होने वाले विभिन्न व्यापद की चिकित्सा भी बताई गई है, ठीक है। फिर एक पॉइंट छोड़ के देखना, शारीरिक बल का मूल अग्नि है एवं जीवन का मूल जो है शुक्र को बताया है। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो श्लोक आ रखा है, अग्नि मूलम बलम पुंसाम रेतो मूलम तु जीवनम, इसको हाईलाइट करना और रेफरेंस लिख लेना, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये लाइन देके कि ये कहाँ का श्लोक है, ठीक है। अग्नि मूलम बलम पुंसाम रेतो मूलम च जीवनम। फिर है ये जो इसके नेक्स्ट जस्ट दे रखा है, दूध के प्रश्न के अक्षरों की संख्या को जोड़कर 3 से गुणा करके 8 से भाग देने पर सम संख्या बचती है तो रोगी का मृत्यु होना एवं विषम संख्या बचती है तो रोगी का ठीक होना, ऐसा आचार्य का मत है, ठीक है। जो ये वाली लाइन है ना, ये कहीं किसी एग्ज़ाम के एमओ वाले क्वेश्चन में आ रखा था, मतलब जो मेडिकल ऑफिसर के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये निकालने के लिए आया था, ठीक है। दूध के प्रश्न, मतलब जो प्रश्न वो पूछता है उसके अक्षरों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ अक्षर इंटू 3 डिवाइड बाई 8, ठीक है। अगर ये बोल रहे हैं कि अगर इवन नंबर आता है तो मृत्यु हो जाएगी, अगर ऑड नंबर आता है तो रोगी जीवित हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इनका जो मेन है, योग रत्नाकर ने अष्टविध परीक्षा दे रखी है, जिसमें आता है नाड़ी, मलमूत्र, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृक् और आकृति, ठीक है। फिर है स्त्री के वाम हस्त की एवं पुरुष के दक्षिण हस्त की नाड़ी के परीक्षण का निर्देश योग रत्नाकर ने किया है, ठीक है। स्त्री के वाम हस्त की और पुरुष के दक्षिण हस्त की नाड़ी का परीक्षण योग रत्नाकर करते हैं। फिर आता है नाड़ी का ज्ञान प्रभात काल में 1 प्रहर तक करना चाहिए, मतलब सुबह सुबह नाड़ी का हमें ज्ञान करना चाहिए, मतलब सुबह सुबह हमें नाड़ी देखनी चाहिए और 1 प्रहर तक देखनी चाहिए, ठीक है। फिर इसमें एक पॉइंट छोड़ के बता रखा है, नाड़ी परीक्षा 3 बार करनी चाहिए, ठीक है। मतलब सुबह कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं और शाम को कर सकते हैं। फिर है मूत्र की परीक्षा बता रखी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मूत्र की परीक्षा हेतु तैल बिंदु परीक्षण बताया गया है, ठीक है। फिर है इस हेतु मूत्र को रात्रि के अंतिम प्रहर में 4 घड़ी शेष रहते रोगी को उठाकर मूत्र संग्रहण करना चाहिए। तो इसमें बोल रहे हैं हमें मूत्र परीक्षा कैसे करनी है, तो रात्रि का जो अंतिम प्रहर है उसमें 4 घड़ी जब शेष रह जाती है तो उस टाइम पे हमें पेशेंट को उठाना है, रोगी को उठाना है, फिर उसका मूत्र का संग्रहण करना है और सूर्योदय होने पर, जब सूर्योदय हो जाएगा उस टाइम पे परीक्षण करना है, ठीक है। फिर इसमें है मूत्र में तेल की बिंदु डालने पर अगर वह फैल जावे तो रोग साध्य होता है, ठीक है। अगर नहीं फैले तो कष्ट साध्य, ठीक है। इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। फैलने पर साध्य है और नहीं फैलने पर कष्ट साध्य है, ठीक है। फिर आगे है कि तेल बिंदु के मूत्र में डूब जाने पर रोग असाध्य हो जाता है, ठीक है। जो हमने तेल मतलब तेल बिंदु जो है अगर वो मूत्र में डालेंगे, अगर वो बैठ जाएगी नीचे तो वो असाध्य माना जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में आना, ठीक है। यहाँ पे दिशा के अनुसार साध्य असाध्यता बता रखी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। जो पूर्व दिशा में गति है, मतलब पूर्व दिशा में जा रही है तो शीघ्र आरोग्य, जो पहले के 3 है ना उसमें आरोग्य की प्राप्ति हो रही है, सुख की प्राप्ति हो रही है और मतलब व्याधि ठीक हो जा रही है, पर जो बाद के जो 3 है उसमें वैसा बोला है उन्होंने कि मृत्यु हो जाएगी, असाध्य हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्व दिशा में ये बोल रहे हैं आरोग्य है। फिर दक्षिण दिशा में भी बोल रहे हैं कि ज्वर से अगर वो पीड़ित होगा तो व्याधि धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, ठीक है। दक्षिण में धीरे धीरे ठीक होगी, इसको दधी से याद करते हैं, ठीक है। दक्षिण को दधी से याद करते हैं, मतलब धीरे धीरे व्याधि ठीक होगी। फिर है उत्तर दिशा वाला जो है निश्चित आरोग्य की प्राप्ति होगी, अगर उत्तर दिशा की ओर अगर मूत्र फैलेगा तो निश्चित ही आरोग्य की प्राप्ति होगी, ठीक है। फिर आगे बोल रहे हैं ये पश्चिम दिशा में भी ये आरोग्य और सुख की प्राप्ति करते हैं। वंदना, तुम्हारे यहाँ से ना पीछे से साउंड आ रही है तो तुम अपना माइक ऑफ कर दो, यस सर। ठीक है। तुम्हें कुछ पूछना हो तो तब माइक ऑन करके पूछ लेना,
ठीक है, फिर पश्चिम दिशा में बोलना है, पश्चिम दिशा में भी आरोग्य व सुख की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, फिर 3 कोण आ रहे हैं तुम्हारे दिशा वाले जितने इसमें देखना है, इसमें सारे के सारे दिशा वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे वो कोण की बात करेंगे तो मतलब वो असाध्य है। ठीक है, जो दिशा दिशा हमने पढ़ी, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, तो ये सारे के सारे मतलब आरोग्य प्राप्त कर रही थी और सुख प्राप्ति कर रही थी। पर यहाँ पे कोण की बात करें हम, ईशान कोण में बोल रहे हैं ये 1 मास में मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, जो वायव्य कोण है उसमें इसमें भी इसमें ये बोल रहे हैं कि अमृत पिलाने पर भी वो हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। ठीक है, वायव्य कोण में फिर है आग्नेय और नैऋत्य कोण, इसमें मृत्यु निश्चित है। ये कोण पता है तुम्हें कौन कौन से कोण होते हैं और किस किसके आसपास होते हैं? यस मैम। ईशान वो होता है मैम, जैसे दक्षिण तो नीचे की ओर हो गया, उत्तर ऊपर की ओर हो गया, पश्चिम मतलब इस तरफ गुजरात की तरफ हो गया, और पूरब उधर की तरफ हो गया। और अगर मतलब उत्तर और दक्षिण के बीच जो होती है वो आग्नेय कोण होता है। ठीक है, इस तरह से है, मतलब इसको बनाना पड़ेगा इसका मुझे इसका ना अच्छे इसका से याद। निमोनिक लिख लो एक, इसका निमोनिक है उ ई पू। ठीक है, पहले इसको लिखना उ ई, उ बड़ी ई, पू और अ दो री पो वा। इसको ऐसे पढ़ेंगे हम पूरा एक साथ, उ ई पू अदरिपुआ। ठीक है, तो जो ऊ और ऊ ई पू पढ़ा हमने, तो ऊ का मतलब तुम्हारा उत्तर दिशा। ठीक है, ई का मतलब है ईशान कोण और पू का मतलब है पूर्व दिशा, मतलब पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान कोण है। ठीक है, फिर पू के बाद हमने अ लिखा और फिर इसके बाद हमने दो लिखा, मतलब पूर्व और दक्षिण के बीच में हमारा ये कोण, आग्नेय कोण है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने री पढ़ा, फिर उसके बाद पौ पढ़ा। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में तुम्हारा सचिन, पेज नंबर योग रत्नाकर हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 120 पे आना। ठीक है, इसकी वैसे मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है, तुम रिकॉर्डिंग सुन लेना एक बार। ठीक है, अभी हम ये कोण पढ़ रहे हैं, कोण और दिशा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका निमोनिक लिखना तुम अपनी बुक के ऊपर, उ ई पू अ द री प वा। ठीक है, तो इसको पूरा पढ़ेंगे, उ ई पू अ द री पुआ। ठीक है, एक बार पूछ लेना अगर समझ में नहीं आए। ठीक है, तो ऊ ई से क्या है, ऊ जो हमने लिखा ऊ से है उत्तर दिशा, ई से है ईशान कोण और पू से है तुम्हारा पूर्व दिशा। ठीक है, मतलब उत्तर और पूर्व के बीच में तुम्हारा ईशान कोण आता है। ठीक है, फिर है तुम्हारा पू के बाद हमने अ लिखा है और अ के बाद दो लिखा है। इसका मतलब है कि दक्षिण और जो पूर्व दिशा है इसके बीच में आग्नेय कोण आता है। ठीक है, फिर हमने लिखा, हाँ ये दो तो हो गया था, इसके बाद री लिखा और पौ लिखा। ठीक है, मतलब दक्षिण और पश्चिम के बीच में तुम्हारा ये वाला कोण आता है, नैऋत्य कोण। ठीक है, री से नैऋत्य याद रखना। ठीक है, री का मतलब है नैऋत्य कोण। फिर इसके बाद तो तुम्हारा वो से, ठीक है, फिर उसके बाद इस ये लास्ट वाला है आधा री पो वा। ठीक है, फिर लास्ट में तुम्हारा वायव्य कोण है, मतलब जो पूर्व ये पश्चिम दिशा है और लास्ट में दोबारा से ऊ आ जाएगा। ठीक है, पश्चिम दिशा और तुम्हारा उत्तर दिशा है, इसके बीच में तुम्हारा वायव्य कोण है। ठीक है, इसे तुम चार्ट बना के भी वो कर सकते हो, पर चार्ट तुम्हें बार बार बनाना पड़ेगा, तो ये इजी में याद हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हम ये पढ़े थे ईशान कोण और दिशा, ये तैल बिंदु परीक्षा के उसमें आया है। ठीक है सचिन, जैसे ये है पूर्व दिशा में जो है ये शीघ्र आरोग्य, मतलब जितने भी दिशा वाले हैं ये आरोग्य प्राप्ति कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। पर जो कोण वाले हैं ये तुम्हारे मृत्यु कारक है। ठीक है, जैसे ईशान कोण में बोल रहा है 1 मास में मृत्यु हो जाएगी, वायव्य कोण में अमृत पिलाने पर भी असाध्य हो जाएगा, और जो आग्नेय और नैऋत्य कोण है इसमें मृत्यु निश्चित बता रखी है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं हम, जीर्ण ज्वर के रोगी को, जो जीर्ण ज्वर का रोगी है उसका मूत्र जो है पीत वर्ण का होता है और रक्त वर्ण का होता है। ठीक है, इसे भी याद करना, ये तुमसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर है अजीर्ण के स्थान, जब अजीर्ण होगा तो उस स्थान पर जो मूत्र है वो चावल के धोवन के समान निकलेगा। ठीक है, और जो नूतन ज्वर है इसमें धूम्रवर्णी, और जो भोजन के असमय पाक, मतलब भोजन का अच्छे से पाक नहीं हुआ है
तो जो मूत्र है वो मातुलुंग और या सौवीर की तरह निकलेगा। ठीक है, फिर है आम दोष में मल पीला होता है और क्षय के रोगी में काला हो जाता है। फिर नेक्स्ट है ना होने पर भी आकाश में अभ्रदर्शी 6 मास में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वो बता रहे हैं इंद्रिया विषयक बता रहे हैं ना, इसका मतलब वो है, मतलब इतने टाइम बाद मर जाता है इंसान। ठीक है, वो लक्षण ना याद नहीं आ रहे मुझे, कुछ बोलते हैं उन लक्षणों को, अरिष्ट हाँ अरिष्ट अरिष्ट लक्षण। ठीक है, मतलब जो मरने से पहले आते हैं, तो यहाँ पे उनका उनका भी वर्णन कर रखा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आकाश में वो चीज़ नहीं है, फिर भी वो ऐसा लग रहा है कि उसको घने से बादल दिखाई दे रहे थे, इसका मतलब है कि वो 6 मास में मर जाएगा। ठीक है, ये अरिष्ट लक्षण से भी क्वेश्चन आता है, एक बार इससे भी ढंग से देख लेना, चरक से भी, और ये योग रत्नाकर का भी अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो आकाश में जो अभ्र मतलब बादल दिख रहा है, तो वो 6 मास में मर रहा है। ठीक है, फिर आता है वर्षादर्शी 3 मास में, मतलब जो आ, बारिश आ भी नहीं रही है फिर भी उसको लग रहा है कि बारिश आ रही है। ठीक है, तो वो 3 मास में मर जाएगा। फिर है चंद्रदर्शी 2 या सूर्यदर्शी 1 मास में। चंद्रमा नहीं निकला है फिर भी उसको चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तो वो 2 मास में। सूर्यदर्शी मतलब आकाश में सूर्य नहीं है फिर भी वो धूप को दिख रहा है, तो 1 मास में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट अरुणधति, ध्रुव, विषौणी, श्रीपद व मातृमंडल, ये चारों चीज़ें गतायु व्यक्तियों को नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये गतायु बोल रहे हैं, बट जो चरक है वो बोलते हैं कि जो अरुणधति तारा को नहीं देख पाता है वो एक साल में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर इसमें 2 पॉइंट छोड़ के, नहीं 1 पॉइंट छोड़ के हेमंत, वर्षा व शिशिर। ठीक है, हेमंत, वर्षा व शिशिर में वात प्रकोप बता रखा है इन्होंने। प्रावृत और ग्रीष्म में पित्त प्रकोप, और वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप बता रखा है। ठीक है, हेमंत, वर्षा, शिशिर में वात प्रकोप, प्रावृत और ग्रीष्म में पित्त प्रकोप, और वसंत में कफ प्रकोप। ठीक है, फिर आयु के बारे में बता रखा है यहाँ पे, बाल्यावस्था 16 वर्ष की है, मध्यम अवस्था जो है वो 16 से 70 बता रखी है, और जो वृद्ध है वो 70 से ऊपर। ठीक है, फिर इसमें आगे बता रखा है नेक्स्ट पॉइंट में, अलग अलग वृक्षों पर दंत वन के अलग अलग फल बताए गए हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आम की दंत वन से वीर्य वृद्धि। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो आम का वो है दंत वन है, मतलब जिसे दातुन करते हैं, उससे वीर्य की वृद्धि होगी। ठीक है, कदम्ब से धैर्य स्मृति की वृद्धि होगी। ठीक है, फिर है वैर मतलब खदिर। ठीक है, खदिर का दातुन करने से स्वर माधुर्य होता है। ठीक है, ये बता रहे चरक ने खदिर को क्या बोला है, अग्रह में श्रेष्ठ द्रव्य में क्या माना है खदिर को। कुछ ठहराना ठीक है, कुछ करना। और आकंठ्या नाम किसे बोला है, आम नहीं कपित, हाँ कपित है आम का आकंठ्या नाम। ठीक है, फिर आगे बता रखा है नस्या के लिए कटु तेल को श्रेष्ठ माना है इन्होंने। ठीक है, फिर श्रोतोंजन को श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, फिर है 5-5 दिन में नख व श्रवसु कर्तन का निर्देश दिया हुआ है। फिर है नासिका के केश उखाड़ने पर नेत्र ज्योति का दुर्बल हो जाना, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। फिर है अधाकाय में उष्ण जल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये जो अधाकाय में उष्ण जल वाला जो है ये सिर्फ यहीं पे आता है, बाकी किसी आचार्य ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ठीक है, अधाकाय में उष्ण जल से स्नान कराना है, ऊर्ध्वकाय में शीतल जल से स्नान कराना है, तो इससे क्या होता है बल की वृद्धि होती है। फिर है शीतकाल में कौशेय। ठीक है, उष्ण काल में कषाय, और वर्षा काल में शुक्ल वस्त्र धारण करने के लिए बोला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पेज में एक लाइन छोड़ के इसमें बता रखा है ब्राह्मण, गौ, अग्नि, सुवर्ण, घी, सूर्य, स्त्री और राजा, ये 8 मांगलिक वस्तुएं। मांगलिक वस्तुएं मतलब ये शुभकारी वस्तुएं। ठीक है, फिर आगे बता रखा है ताड़पत्र से बने हुए पंखे जो हैं वो त्रिदोष नाशक होते हैं। ठीक है, बांस से बने हुए जो पंखे हैं वो उष्ण और रक्तपित्त प्रकोपक होते हैं। ठीक है, तो प्रकोपक बता रखे हैं यहाँ पे बांस वाले, उष्ण और रक्तपित्त प्रकोपक। फिर है चंवर, वस्त्र या मोर पंख से बने हुए पंखे त्रिदोष नाशक होते हैं और हृदय माने गए। ठीक है, चंवर का मतलब समझ में आता है तुम्हें, क्या है ये चंवर, ये ना याक नो याक मैम। को बोलते हैं, याक। ठीक है, फिर आता है हेमंत व शिशिर ऋतु में इच्छा अनुसार, वसंत व शरद ऋतु में 3-3 दिन पर
एवं वर्षा काल में और ग्रीष्म में 15-15 दिन पर मैथुन मतलब सहवास करना चाहिए। ठीक है, फिर दो लाइन छोड़ के प्रातःकाल उठकर, ये इम्पोर्टेंट है, ये तुमसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये किसी एमओ में पूछा हुआ है शायद ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, प्रातःकाल उठकर 8 जल का पान निर्देश है तथा नासिका से जलपान का भी निर्देश बताया गया है। ठीक है, 8 जलपान का निर्देश बता रखा है प्रातःकाल उठ के। ठीक है, फिर आगे है एक पॉइंट छोड़ के, ज्वर के आदि में लंघन करना है, मध्य में पाचन करना है और अंत में विरेचन का निर्देश कर रखा है। फिर एक पॉइंट छोड़ के है शीतोपलाधी चूर्ण जो है। ठीक है, शीतोपलाधी चूर्ण का वर्णन विषम ज्वर रोगांतर में किया गया है और चरक ने कहाँ पे किया है? राजक्षमा। ठीक है। ठीक है, फिर है शोफातिसार की चिकित्सा का वर्णन यहाँ पे कर रखा है। फिर है चंद्रप्रभावटी जो है, इसको अतिसार नाशक बोला है। ठीक है, ये याद रखना, चंद्रप्रभावटी योग रत्नाकर ने अतिसार नाशक बता रखी है। ठीक है, गृहिणी में तक्र हरितकी का प्रयोग बता रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है तालीशादी चूर्ण का वर्णन इन्होंने गृहिणी चिकित्सा में कर रखा है और चरक ने किसमें किया है तालीशादी चूर्ण का वर्णन? राजक्षमा। हाँ, ये भी राजक्षमा में किया है। ठीक है, फिर आता है भस्मक रोग का नामता वर्णन किया गया है। ठीक है, चरक तो नामता वर्णन नहीं करता है, वो बस तीक्ष्णाग्नि बोलता है। ठीक है, पर इन्होंने भस्मक रोग का नामता वर्णन किया है, ये योग रत्नाकर ने। फिर आमवाद की चिकित्सा सिद्धांत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने ही बता रखी है और ये पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, आमवाद का चिकित्सा सिद्धांत यह है लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटुनी च विरेचनम स्नेहपानम बस्तस्य आम मारुतै। ठीक है, इसको याद ही कर लेना, या तो ऐसे हिंदी में याद कर लेना कि लंघन करना है, स्वेदन करना है और तिक्त वो देना है। ठीक है, तिक्त दीपन देना है, तिक्त द्रव्यों से दीपन देना है या तो कटु द्रव्यों से देना है। ठीक है, विरेचन देना है और स्नेहपान करवाना है, तिक्त सब चीज़ इसमें तिक्त कराना है, तिक्त विरेचन ही देना है इसमें। थोड़ा सा रुकना, मैं आ रही हूँ अभी थोड़ा सा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। ये आमवाद को ना इम्पोर्टेंट कर लेना, ये आमवाद का तुम्हें श्लोक भी पूछ सकते हैं, वो श्लोक दे देंगे, पूछेंगे कि ये किसका, या तो ये पूछेंगे कि किसका चिकित्सा सिद्धांत है। तुमने चिकित्सा सूत्र पढ़े हैं क्या, जो मैंने बोले थे तुम्हें? बताना वंदना। नहीं मैम, अभी तो नहीं शुरू किया। पर स्टार्ट कर दो चिकित्सा सूत्र पढ़ना। ठीक है, चरक के चिकित्सा सूत्र और पूर्व रूप भी पूछ सकते हैं तुम्हें एग्जाम में। ठीक है, फिर है इसमें ना आमवाद का चिकित्सा सिद्धांत हो गया। फिर इसके बाद 2 पॉइंट छोड़ के इसमें कुरंड मतलब अंड वृद्धि नामक रोग, दाएं अंडकोश में रोग होने पर दाएं कान की तथा दक्षिण अंडकोश में रोग होने पर दक्षिण कान की शिरा का वेधन करना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कुरंड नामक रोग में दाएं अंडकोश में रोग होने पर दाएं कान की और दक्षिण अंडकोश में रोग होने पर दक्षिण कान की शिरा का वेधन करना चाहिए। ठीक है, फिर है मुखांग 7 बताए गए हैं। ठीक है, एक पॉइंट छोड़ के जो मुखांग है वो 7 बताए गए हैं और यहाँ पे भीमसेनी कर्पूर का प्रयोग नेत्र रोगियों में बताया गया है। ठीक है, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है, भीमसेनी कर्पूर का प्रयोग नेत्र रोग में बता रखा है। ठीक है, फिर इसमें कदली घृत का, नेक्स्ट पेज में कदली घृत का प्रयोग बता रखा है इसमें। ठीक है, और जो प्रमुख भेद हैं ये तो इसमें नहीं पढ़ने होते हैं, जो प्रमुख योग दे रखे हैं इसमें ये इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, जो प्रमुख भेद है ये हम उसका पढ़ते हैं बस, चरक का। ठीक है, प्रमुख योग में देखना मेघनाथ रेचन रस जो है ये जलोदर में देते हैं। ठीक है, राज मृगांग रस है ये राजेक्ष्मा में देते हैं। ठीक है, राज मृगांग से ऐसे याद रखना, जो राजा चंद्रमा को हुआ था ना राजेक्ष्मा, तो राज मृगांग तो राजा ही आ रहा है इसमें तो ऐसे इसे याद रखना।
ठीक है, फिर नेक्स्ट है तुम्हारा त्रयोदशांग गुगलू, ये शंखचूल को याद नहीं रखना है। ठीक है, ये इसमें जो मेन पॉइंट है ना, मतलब जो जो चिकित्सा में यूज़ होते हैं, तो वही मैं तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, त्रयोदशांग गुगलू काफ़ी यूज होता है वात व्याधि में। ठीक है, इसे याद रखना, त्रयोदशांग गुगलू वात व्याधि में। फिर है द्वित्रिंशत गुगलू, ये भी वात व्याधि में। ठीक है, फिर है षडातीति गुगलू, ये भी वात व्याधि में। फिर है कैशोर गुगलू, ये जितने गुगलू है ना इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, कैशोर गुगलू वात रक्त में। जो योगराज गुगलू है ये पांडु में। ठीक है, कैशोर गुगलू वात रक्त में। सिंहनाद जो गुगलू है ये आम वात में देते हैं। ठीक है, जो सिंहनाद गुगलू है इसमें लिखना कि इसमें एरंड भी घटा वो है, एरंड तेल डला हुआ है इसमें सिंहनाद गुगलू में। ठीक है, फिर आता है लौह गुगलू, लौह गुगलू शूल में दे रहे हैं। भीम गुगलू भी तुम्हारा शूल में दे रहे हैं। जो त्रिफला गुगलू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाड़ी व्रण, भगंदर और गंडमाला में दे रहे हैं। ठीक है, त्रिफला गुगलू पूछ सकते हैं तो इसको इंपॉर्टेंट करना, नाड़ी व्रण, भगंदर और गंडमाला। फिर है लाक्षा गुगलू। ठीक है, लाक्षा गुगलू भग्न में देते हैं। एक नवकर्षी गुगलू, ये नवकर्षी गुगलू भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नवकर्षी गुगलू है भगंदर में। फिर आता है पंचबाण रस है वाजीकरण में। मैं सोच रही हूँ ना कि एमओ में मतलब ये पारी के साथ साथ मैं वो भी करा दूँ, जो एमओ वाले क्वेश्चंस हैं पारिक के। तो तुम टाइमिंग बताओ किस टाइम पे वो करूँ, क्योंकि हमने ये बोला था ना कि 3 घंटे की क्लास होगी, पर टाइम बताओ तुम किस टाइम पे। 4 से 5? बताना वंदना, सचिन। हेलो। फ्री हो रहा 4-5 में अब बात तो। हेलो, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब हाँ मेरी? हाँ, आ रही है नहीं डॉक्टर साहब, वो एक्चुअली ना 4 से 5 थोड़ा सा वो फ्री नहीं होते ना डॉक्टर साहब। अच्छा वंदना, तुम फ्री होती हो, वरना मैं वो बना लूँगी इसकी, मतलब रिकॉर्ड कर लूँगी, तो तुम फिर बाद में रिकॉर्डिंग क्लासेस सुन लेना। यस मैम, रिकॉर्डिंग्स ठीक रहेंगे। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग ही भेज दूँगी। ठीक है, एमओ वाली जो वो क्लासेस ठीक। होती है, मतलब जो एमओ वाले जो पेपर्स हैं मैं उसी की रिकॉर्डिंग बना के तुम्हें सेंड कर दूँगी। जी। ठीक है, क्योंकि यस। क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा मेन इसमें क्वेश्चंस लगाना है, और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो हम ये नवकर्षिका गुगलू पे थे। नवकर्षिका गुगलू भगंदर में है। पंचबाण रस जो है ये है वाजीकरण में। ठीक है, फिर आता है रासना सप्तक क्वाथ, रासना सप्तक क्वाथ है आमवात में। फिर है शशि लेखावटी, ये सूत्र में देते हैं। इसमें कुष्मांड खंड जो है ये अम्लपित्त में है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, कुष्मांड खंड का प्रयोग होता है अम्लपित्त में। ठीक है, रासना सप्तक क्वाथ का भी आमवात में होता है, शशि लेखा का तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, फिर है लीला विलास रस, लीला विलास रस भी बहुत लोग यूज़ करते हैं अम्लपित्त में। फिर सूत शेखर रस का तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अम्लपित्त में। ठीक है, फिर है चंद्रोदय वर्ती, चंद्रोदय वर्ती जो है नेत्र रोग में देते हैं। फिर इसके बाद है चंद्रप्रभा वर्ती। ठीक है, ये चंद्रप्रभा वर्ती है, इसको वटी मतलब वो करना। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था चंद्रप्रभा वटी, हम कहीं पे दे रहे थे, कहाँ पे दे रहे थे, योग रत्नाकर के अकॉर्डिंग ही अभी पढ़ा था हमने पीछे ही। किसान नाशक था। हाँ, अतिसार नाशक। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रप्रभा वर्ती बता रखी है, चंद्रप्रभा वर्ती जो है ये है नेत्र रोग में। ठीक है, फिर इसके बाद है बोल परपटी, बोल परपटी का भी बहुत यूज़ होता है रक्त प्रदर में। ठीक है, रक्त प्रदर के अलावा ये अर्श में भी यूज़ होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा रक्त की प्रवृत्ति हो रही हो। ठीक है, मतलब कहीं पे भी रक्त की ज़्यादा प्रवृत्ति हो रही हो तो वहाँ पे बोल परपटी देते हैं। फिर है अष्टमंगल घृत। ठीक है, अष्टमंगल घृत जो है ग्रह बाधा नाशक है, ये पूछ सकते हैं अष्टमंगल घृत। फिर है वानरी गुटिका, ये भी बहुत यूज़ होती है वाजीकरण के लिए। ठीक है, फिर है अमृत भल्लातक, ये भी वाजीकरण है। चंद्रोदय रस, अब ये चंद्रोदय से एक और नाम आ गया। ठीक है, चंद्रोदय रस जो है ये वाजीकरण में देते हैं, और जो महाराज वटी है ये वाजीकरण में देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। इसे भी कर लें क्या भैंसज्य रत्नावली को, छोटा ही है, हो जाएगा ये 2 ही पेज का। इसमें सारा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ कुछ ही चीज़ें पढ़नी है। बताओ, इसे भी कर लें पूरा।
कर ही लेते हैं, ठीक है। फिर आते हैं भैंसज्य रत्नावली। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या तुम्हें सचिन? आ रही है। आ रही है डॉक्टर साहब? ठीक है, भैंसज्य रत्नावली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें जो लेखक बता रखे हैं गोविंद दास सेन है इसके राइटर, ठीक है। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना और इसे याद रखना, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। भैंसज्य रत्नावली जो है गोविंद दास सेन ने बता रखी है। फिर इसमें 106 अध्याय बता रखे हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट याद करना। फिर इसमें 2 3, ठीक है, 6 पॉइंट्स छोड़ के 7th पॉइंट में आना। सन्निपातक ज्वर में पुनः पुनः स्वेदन करवाने का निर्देश किया गया इन्होंने, ठीक है। ये बोल रहे हैं सन्निपातक ज्वर में पुनः पुनः स्वेदन करना है, ठीक है। और पीछे हमने पढ़ा था ज्वर में लंघन, मध्य में पाचन और अंत में विरेचन, ठीक है, इसे भी याद रखना। फिर है संदिग्ध ज्वर, इन्होंने संदिग्ध ज्वर का वर्णन कर रखा है और अंतक ज्वर का भी वर्णन कर रखा है, ठीक है। संदिग्ध ज्वर और अंतक ज्वर की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। फिर है राजक्षमा के संदर्भ में बल को शुक्र के अधीन माना है और जीवन को मल के अधीन माना है, ठीक है। शुक्रायत्तम बलम पुंसाम मलायत्तम च जीवनम, ये वाला श्लोक और जो इसका योग रत्नाकर का श्लोक है, इन दोनों को एक साथ ही लिखना। इन्होंने अग्नि को वो बता रखा है, ठीक है। अग्नि को बल माना हुआ है और जो शुक्र है उसको जीवन माना है। पर जो यहाँ पे भैंसज्य रत्नावली है वो शुक्र को बल मानते हैं और मल को ही जीवन मानते हैं, ठीक है। तद्यात यत्नेन संरक्षित यक्ष्मिणो मल रेतसी, तो ये बोल रहे हैं कि हमें यत्नपूर्वक संरक्षण करना चाहिए मल का और रेतस का, ठीक है। मल का और शुक्र का हमें यत्नपूर्वक संरक्षण करना चाहिए। फिर यहाँ पे भी इन्होंने आमवाद की चिकित्सा सिद्धांत बता दिया, ठीक है। ये भी सेम ही है योग रत्नाकर के जैसा ही, लंघनम, ठीक है, स्वेदनम तिक्तम दीपनानी कटुनी च विरेचनम स्नेहपानम बलतस्य आम मारुतई, ठीक है। तो ये भैंसज्य रत्नावली ने और योग रत्नाकर ने सेम बता रखा है। फिर आगे हम पढ़ते हैं इच्छा भेदी रस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इच्छा भेदी जो रस है। नहीं, इसमें जो भैंसज्य रत्नावली का है ना, उन्होंने एक शारबस्ती भी इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है, ठीक है। सैंधवादी अनुवासस्य शारबस्ती प्रशस्यते, ठीक है। इन्होंने शारबस्ती ऐड की है यहाँ पे कि इसमें आमवाद में हमें शारबस्ती देनी है। फिर इच्छा भेदी रस के लिए बता रहे हैं, जो इच्छा भेदी रस है अगर इसे हम शीतल जल से देंगे तो लूज मोशन हो जाएंगे, अगर हम उष्ण जल से देंगे तो वो मल को रोक देगा, ठीक है। फिर आता है आंतरवृद्धि। आंतरवृद्धि में कुंडली बंधनी को सदैव कमर पर बांधने का निर्देश किया है, ठीक है। आंतरवृद्धि में कुंडलिनी बंध सदैव कमर पर बांधने के लिए बोला है। फिर है विशिष्ट रोगाधिकार नामक अध्याय में कुछ विशिष्ट व्याधियों का वर्णन कर रखा है, जिसमें आते हैं तुम्हारे स्मरोन्माद, गदोद्वेग, तत्व उन्माद, चलत्वात, तांडव रोग, स्नायु रोग, स्खालित्य, खंजनिका और उरोस्थोय और बहुमूत्र, ठीक है। इसमें स्मरो उन्माद और गदोद्वेग, स्नायु रोग ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तांडव रोग और खंजनिका रोग ये इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर है स्मरो उन्माद की प्रधान चिकित्सा बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे है गदोद्वेग, उनको अपार्थ अगध भी बोलते हैं, ठीक है। जो ये अपार्थ अगध हम पढ़ रहे हैं ना, इसको अतत्व अभिनिवेश भी बोलते हैं, इसमें लिख लेना। गदोद्वेग को अपार्थ अगध बोल रहे हैं और अपार्थ अगध जो है यह है तुम्हारा अतत्व अभिनिवेश, ठीक है। और इसमें तुम्हारा आश्वासन चिकित्सा दे रहे हैं। फिर है तुम्हारा एक पॉइंट छोड़ के स्त्रियों में रजोरोध एवं कृमि के कारण तांडव रोग की उत्पत्ति मानी गई है, ठीक है। इसे हाईलाइट करना, स्त्रियों में रजोरोध एवं कृमियों के कारण तांडव रोग की उत्पत्ति मानी गई है तथा इसमें ब्रह्मण, विरेचन और अग्निबलवर्धन चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में आना। ठीक है, इसमें जो खंजनिका नामक दाल जो है, इसको अगर हम निरंतर सेवन करते हैं तो खंजनिका नामक रोग हो जाता है, ठीक है। लंगड़ापन जिसे कहते हैं, खंजनिका नामक दाल के सेवन से। एक हमने खेसारी दाल पढ़ा था, वो कहाँ पे पढ़ा था हमने, वंदना बताना। बेल, हाँ बताना, सचिन तुम ही बताना कहाँ पढ़ा था हमने खेसारी दाल के बारे में।
हाँ ना, मैं बेल से ही था भैया। नहीं भेल में नहीं था। मैं कम्युनाइजेशन में था, बट अभी याद नहीं आ रहा उसमें। हाँ हमने वहाँ पे पढ़ा था इसके बारे में, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा में ही पढ़ा था। ये जो खेसारी दाल होती है ये एडल्ट्रेशन के उसमें यूज़ होती है, ठीक है, इसे देख लेना एक बार। और सुश्रुत ने भी इसको यही बोला कि ये वात व्याधि कर देता है, खेसारी दाल जो है ये वात व्याधि को उत्पन्न करता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, उरस तोय नामक रोग में कफनाशक चिकित्सा करनी एवं मूत्ररेचक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। उरस तोय जो रोग है ये कफनाशक चिकित्सा करनी है और मूत्ररेचक औषधियाँ इसमें देनी है, ठीक है। और इसमें बोलना है कि परशुकांता प्रदेश में शस्त्रक्रम द्वारा टैपिंग करनी चाहिए, ठीक है। फिर है वृक्क रोग, वृक्क रोगों के लिए संपूर्ण अध्याय लिखा गया है, जो भैंसज्य रत्नावली है इन्होंने वृक्क रोगों का संपूर्ण वर्णन कर रखा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शीर्षाम्बु रोग का भी वर्णन कर रखा है इन्होंने। फिर है मस्तिष्क पर आघात लगने पर मस्तिष्क वेपन नामक व्याधि उत्पन्न हो जाती है। फिर इसमें एक पॉइंट छोड़ के है अतिव्यवाय अभिघात व विषमासन से स्त्रियों में अंडाधार नामक व्याधि की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। एक हमने स्त्री वाला में अंडाधार पढ़ा और एक हमने तांडव रोग पढ़ा था, ठीक है, स्त्री में रजोरोध करने पर। फिर है अतिव्यवाय अभिघात और विषमासन से स्त्रियों में अंडाधार नामक व्याधि की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है, जिसमें स्त्री के उरह व उदर में मध्य तीव्र पीड़ा और मूत्र अल्पता होती है, ठीक है, उदर के मध्य में तीव्र पीड़ा हो रही है और मूत्र अल्पता में हो रही है। अब भैंसज्य रत्नावली के कुछ प्रमुख योग हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है पंचवक्र रस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें गंधक पारस टंकण मरीच और वत्सनाभ है, ठीक है। वैसे तो इसमें बस ये याद रखना पंचवक्र रस जो है भैंसज्य रत्नावली ने दिया है। फिर कस्तूरी भैरव रस भी इन्होंने दिया है ज्वर के लिए, ठीक है। पंचरस वक्र इंपॉर्टेंट है इसमें, पंचवक्र रस और कस्तूरी भैरव रस। फिर इसमें है लक्ष्मी विलास रस, ठीक है, लक्ष्मी विलास रस जो है ये उसमें देते हैं, प्रतिशाय में देते हैं, ठीक है। फिर है कर्पूर रस जो है ये अतिसार में देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्पूर रस का बहुत यूज़ होता है अतिसार में, ठीक है। फिर है पंचपल्लव, ये गृहिणी में है। फिर दुग्धवटी है, ये भी गृहिणी में है, ठीक है। दुग्धवटी इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे याद रख सकते हो तुम, जैसे IBS वगैरह होता है ना किसी को, तो मॉडर्न वाले उसमें दुग्ध मना करते हैं, ठीक है, आयुर्वेद में भी मना करते हैं गृहिणी रोग में, तो इसमें दुग्धवटी है, ठीक है। फिर रामबाण रस है, रामबाण रस जो है ये है अग्निमांद्य में, ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट मार्क करना। फिर नेक्स्ट पेज में आना 125 में, ठीक है। श्रृंगी आदि जो चूर्ण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्वास में दे रहे हैं, ठीक है, श्रृंगी आदि चूर्ण श्वास रोग में। फिर उसके बाद है षडधरण योग, दो पॉइंट छोड़ के षडधरण योग है वात व्याधि में। फिर है वातारी गुगलू है आमवात में, ठीक है, इसका भी बहुत यूज़ होता है वातारी गुगलू का। फिर है सप्तामृत लौह, ये है शूल में और तिमिर में, सप्तामृत लौह का भी काफ़ी यूज़ होता है तिमिर में, ठीक है, तिमिर में भी इसको देते हैं, और इसके अलावा जो आइज़ वाली जो भी डिजीज़ है उसमें देते हैं, ठीक है। फिर है नाराज रस उदावर्त में देते हैं। फिर है प्रभाकर वटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है, प्रभाकर वटी हृदय रोग में। फिर है नवक गुगलू मेदो रोग में। फिर कांचनार गुगलू है, ये गलगंड में देते हैं, ये तो याद ही होगा शायद, ठीक है। फिर है नवकर्षिका गुगलू जो है ये भगंदर में देते हैं। फिर अविपत्तिकर चूर्ण इंपॉर्टेंट है, ये अम्लपित्त में देते हैं। ये बताना सूत शेखर रस किस में देते हैं, अभी पढ़ा था हमने, अम्लपित्त में मैम, ठीक है, ठीक है। अविपत्तिकर भी अम्लपित्त में देते हैं, ठीक है, अम्लपित्त और सूत शेखर इन सब का कॉम्बिनेशन बना के देते हैं। फिर है षडबिंदु तेल, षडबिंदु तेल भी इंपॉर्टेंट है, सेरो रोग में देते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं रज्जा प्रवर्तिनी वटी, इसका नाम तो सुना ही होगा, ये बहुत कॉमन है, ठीक है, ये रजोरोध में देते हैं। और इसमें ये भी याद रखना कि चणक प्रमाण की वटी होती है, इसमें चणक प्रमाण की वटी होती है, और इसके ये भी पूछ सकते हैं कंटेंट, टंकण हिंकू काशीश और घृत कुमारी, ठीक है, रज्जा प्रवर्तनी वटी टंकण हिंगू काशीश और घृत कुमारी। फिर है शब्दशाली वटी फिरंग में। फिर है कुबेराक्ष वटी अग्निमांद और शूल में। फिर षट सकार चूर्ण मृदु विरेचक,
ठीक है। षट सकार चूर्ण भी काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, तीक्ष्ण विरेचन में आता है ये षट सकार चूर्ण। ठीक है। रजा प्रवर्तनी वटी रजोरोध, षट बिंदु तैल शिरोरोग, अविपत्तिकर चूर्ण आम्लपित्त और नवकर्षिका गुगलू भगंदर। ठीक है, ये हो गया। मैं वो दे देती हूँ तुम्हें, पेज नंबर 196 खोलना। उसमें प्रतिनिधि द्रव्य है, 5 याद कर लेते हैं। ये हमने कहाँ तक पढ़े? हाँ सचिन, मिल गया 196। हाँ जी, हाँ जी, मिल ठीक गया। है, सुबह हमने 5 दिए थे तो तुम्हें 5 याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी हम इसके नेक्स्ट 5 पढ़ेंगे। ठीक है, लक्ष्मण जो है इसमें प्रतिनिधि द्रव्य है मयूर शिखा। ठीक है, बकुल है लाल कमल, जो नील कमल है वो कुमुद। ठीक है, चमेली जो है लवंग। ठीक है, इसे याद करना है, लक्ष्मणा मयूर शिखा। ठीक है, बकुल में है लाल कमल, नील कमल है कुमुद, फिर चमेली पुष्प है लवंग। ठीक है, फिर है पुष्कर मूल। पुष्कर मूल बताना, पुष्कर मूल के लिए चरक ने क्या बोला है? पुष्कर मूल, पार्श्वशूल। हाँ पुष्कर मूल पार्श्वशूल हरणा। ठीक है, फिर है कलिहारी, पुष्कर मूल, कलिहारी, स्थौर्ण्यक। इन सभी में हम इन सभी में प्रतिनिधि द्रव्य मतलब अगर ये नहीं होंगे तो उसके बदले हम कूट ले सकते हैं। ठीक है, कलिहारी क्या होता है सचिन बताना। कलिहारी कोई दाल वगैरह होती है? नहीं नहीं, ये लांगली होता है। लांगली सुना है तुमने? लांगरी है, लांगरी है इसमें। इसका कहाँ यूज होता है इसमें लांगली का? ये है, अगतंत्र में आती है लांगरी। हाँ, किसमें? अबॉर्टिफिशिएंट होता है मैम, मतलब अबॉर्शंस वगैरह करवा। हाँ, एबॉर्शन कराते हैं ये। ठीक है, तो कलिहारी तीक्ष्ण वो होता है। गर्भ निरोधक तो नहीं, गर्भ श्राव कर। ठीक है, फिर स्थौर्णिक का तो पता नहीं क्या है, ये बस याद कर लेना। ठीक है, यहाँ तक याद कर लेना। और सचिन तो मैं सारे याद करने होंगे। ठीक है, जो चित्रक है, चित्रक की जगह हम दंती मूल ले सकते हैं और अपमारक क्षार ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद में हम दुरालाभा ले सकते हैं। तो इसका निमोनिक लिखना, धन्य है आपके दुर्लभ दर्शन। ठीक है, फिर जो तगर है, तगर का है कुष्ठ। इसे कुत्ता से याद कर रखा है। ठीक है, कुष्ठ तगर कुत्ता। मतलब इसका हम उल्टा नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसे याद करना होगा, तगर में कुष्ठ देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी था मैम शायद, ये ना क्या बोलते हैं, मस्तुलंकिस्त्रा में जो तगर और कुष्ठ हाँ वो जो हाँ, बताया निषेध है, उसमें निषेध बता रखा है। निषेध बताया। ठीक है, फिर आता है मूरवा। ठीक है, मूरवा है जिंगड़ी छाल। मूरवा का तुम माजी लिखना। ठीक है, मूरवा का जिंगड़ी छाल। फिर अहिंसा है मानकंद। ठीक है, इसका ना मान हानि करके याद किया था शायद हमने। ठीक है, मान हानि, अहिंसा मानकंद। ठीक है, मान हानि होने पे लोग हिंसा करते हैं, इस टाइप से याद करना इसको। ठीक है, फिर वही आ गया, लक्ष्मणा मयूर शिखा, बकुल का लाल कमल, नील कमल का कुमुद, चमेली पुष्प लवंग और पुष्कर मूल कलिहारी स्थौर्णिक का कूट। ठीक है, इसे याद करना। और बस हो गया आज के लिए इतना ही। ठीक है, और चिकित्सा सूत्र मुझे भेजो तुम लिख के। अगर नहीं मिलेगा तो बता देना, मैं भेज दूंगी तुम्हें फ़ोटो। ठीक है, पर उसको लिख लेना, उससे क्वेश्चन आते हैं। और तुम्हें ये चिकित्सा मतलब किसमें कौन से ड्रग्स हैं ये याद है? चरक चिकित्सा में यही पूछती हूँ मैं तुमसे अभी पहले। ये बताना, नारायण चूर्ण कहाँ पे आता है? उधर और इसमें इसका वो भी है ना, अनुपान वाला, वो बताना।